नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पिछले 8-10 दिनों से कोई क्लास नहीं आ रही, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है और समय निकाल कर आपके सामने फिर से हाजिर है। और आने वाले समय में वीडियोज़ रेगुलर आपके पास आते रहेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। बस कुछ दिनों की बात है, फिर से रेगुलर क्लासेस आने लगेगी। चलिए, आज के इस पार्ट में पार्ट नंबर 4 हमारा रहने वाला है और आज के इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 131 से 140 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग DEET+B TGT मैथ्स मेल एग्जाम 2018 का सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं जिसमें हमने 101 से लेकर 130 तक के क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो पीछे के सारे क्लासेस को देख सकते हैं और वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा पिछले क्वेश्चंस को देखने के लिए। ठीक है, और साथ के साथ आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि जब भी नई क्लास आपके लिए आए तो आपको सबसे पहले मालूम हो जाए। ठीक है, चलिए लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है, पार्ट नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2 iota x + 3 = 0 आर। अब देखिए, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है उसके जो कोफिशिएंट है वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और इसके सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 10th लेवल का तो नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन कहां से, 11th क्लास का क्वेश्चन है जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 प्रकार से होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रियल कोफिशिएंट्स जो कि 10th लेवल का होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट ये 11th क्लास का होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने हम कर रहे हैं 131। ठीक है, और क्वेश्चन है हमारे पास x² - 2 iota x + 3 = 0। ठीक है, x² - 2 iota x + 3 = 0। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जो हम 10th लेवल पे लगाते थे, वो भी लगाएंगे, है ना, और 11th लेवल पे भी काम करता है। तो दोनों तरीके से काम करता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप जानते हैं, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। एग्जैक्टली यही होता है। अब आपको a, b और c की वैल्यू पहचानना है। a देखिए, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट टर्म। तो वैल्यू रख देते हैं। देखिए हमारे पास क्या मिलने वाला है, b की वैल्यू -2 iota है तो +2 iota हो जाएगी, प्लस माइनस √b² करेंगे तो -2 iota का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, 2 × a की वैल्यू 1। क्लियर हुआ, वैल्यू पुट कर दी हमने। सिंपल कैलकुलेशन करना है तो यहां से हमें मिलेगा 2 iota प्लस माइनस, यहां से मिलेगा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो यहां से -4 आएगा और यहां से -12। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिलेंगे 2 iota प्लस माइनस, ये हमें मिलेंगे माइनस के √-16। एक्चुअली ये हमें क्या मिलेगा, अंडर के अंदर -16 मिलेगा। तो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है और अंडर में -1, अंडर में -1 क्या बन जाता है, आयोटा बन जाता है। तो हमें यह मिलेगा 4 आयोटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए मैं फिर से बता देता हूं, इसको हम लिख सकते हैं -√-1 × 16, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो ये तो आयोटा बनेगा और ये 4 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 आयोटा और डिवाइडेड बाई 2। तो इस प्रकार से करने पर हमें x की देखिए 2 वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। एक बार प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 6 आयोटा, 6 आयोटा को 2 से भाग करेंगे तो 3 आयोटा आएगा, कोमा। अब दूसरा देखिए, माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे तो 2 आयोटा में से -4 आयोटा करेंगे, माइनस के 2 आयोटा डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें मिलेगा -, आयोटा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आया। चलिए देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर हमें क्लियर हो रहा है कि 3 आयोटा माइनस आयोटा, ऑप्शन ए है ना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 में। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है 132, उसको पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है,
132, क्वेश्चन नंबर 132। देखिए, इफ ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर में दिए हुए, इफ ए कोमा बी कोमा x1 कोमा y1 एंड x2 कोमा y2 आर 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। अब कंडीशंस क्या है? देखिए, जो x कोऑर्डिनेट है ना, पहले ऑर्डर्ड पेयर, पहला वर्टेक्स में a है, दूसरे में x1, तीसरे में x2, तो a x1 x2 ये तो आपके GP बनाते हैं विद कॉमन रेशियो r, और जो y कोऑर्डिनेट जो आपके हैं b y1 y2 वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं विद कॉमन रेशियो s। क्लियर हुआ? तो आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का। देखिए, पहले इसका ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक बार हल्का सा फिगर बना लेते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपके पास ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स ए और बी है, इसके वर्टेक्स से आपके पास देखो इसमें लिखा हुआ है x1 y1, ठीक है, और इसके वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं x2 y2। क्लियर कट होगा? अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि जो a है, x1 है और x2 ये बनाते हैं GP विद कॉमन रेशियो r। कहने का मतलब a x1 और x2 ये बनाते हैं भैया GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, और कॉमन रेशियो बनाते हैं r। क्लियर कट है? अब देखिए, कोई 3 नंबर, अगर 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं विद कॉमन रेशियो r, तो उनको ऐसे लिखते हैं a AR और AR स्क्वायर। क्लियर कट है? अगर कोई 3 नंबर होते हैं और उनका कॉमन रेशियो आ रहा है तो जनरली ये फॉर्म होती है। तो यहां से एक बात क्लियर है, अगर ये आपका a है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? आपकी AR आ रही है, और इसकी वैल्यू AR स्क्वायर आ रही है, तभी तो इन तीनों के अंदर कॉमन रेशियो R आएगा। तो कहने का मतलब ये आपके टर्म्स कुछ इस प्रकार से है, कहने के मतलब x1 की वैल्यू AR है इन द फॉर्म ऑफ कॉमन रेशियो R। क्लियर कट हुआ? अगर कॉमन रेशियो हमारा आ रहा है तो ये सेकंड टर्म है वो कुछ इस प्रकार से होने वाली है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म तो a है और कॉमन रेशियो R आ रहा है, तो सेकंड टर्म को ये होना पड़ेगा, इसी प्रकार थर्ड टर्म को ये होना पड़ेगा। क्लियर कट है? अब सिमिलरली अगर हम बात करें b y1 और y2 की, ये भी हमारे क्या बनाते हैं? GP बनाते हैं, लेकिन यहां पर कॉमन रेशियो क्या है? s है, तो इस हिसाब से अगर ये b है तो ये bs है और ये आपका bs स्क्वायर है। क्लियर कट है? तभी तो कॉमन रेशियो s बनेगा। चलिए, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला था, 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 10th क्लास में, वहां से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये वाला फॉर्मूला होता है। क्लियर कट है? लेकिन अब हम यहां पर जो 10th क्लास में हम लगाते हैं फॉर्मूला, वो वाला इस्तेमाल करेंगे, उससे कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। 12th क्लास के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, है ना, वो हम लगाएंगे। वो क्या होता है? यहां पर x1 y1, ठीक है, जो 3 वर्टेक्स होते हैं ना, देखिए a b, है ना, x1 y1 x2, इनका इस्तेमाल करेंगे। तो हम a b को यहां पर लिखेंगे a b, फिर दूसरा वाला वर्टेक्स x1 y1, फिर तीसरा वाला वर्टेक्स x2 y2, फिर यहां पर 1 1 आते हैं, है ना, इस कॉलम में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और यहां पर 1/2 आता है। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। अब थोड़ा और हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 हमें यहां से मिलने वाला है। क्लियर कट है? अच्छा जी, अब मैं डिटरमिनेंट को सोल्व करने से पहले एक काम करता हूं, इनकी वैल्यू रख लेता हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन करना इजी रहे। तो a तो a है, b तो b है, 1 तो 1 है, ये पहली रो हो गई। सेकंड रो में आते हैं, x1 की वैल्यू क्या है? देखिए AR, और y1 की वैल्यू क्या है? देखिए BR, और सॉरी BS, और इसकी 1, है ना। x2 की वैल्यू क्या है? देखिए AR स्क्वायर, और इसकी वैल्यू BS स्क्वायर, ये 1। क्लियर कट हुआ? अब देखिए डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको यहां पर यूज करना सिखाता हूं। कॉलम्स को देखना है। इस पहले कॉलम में देखिए A सभी में आ रहा है, सेकंड कॉलम में B सभी में आ रहा है, तो A और B को बाहर निकाल लेंगे, है ना। डिटरमिनेंट से किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन अगर होता है तो बाहर आ जाता है। तो यहां से A बाहर आएगा, यहां से B बाहर आएगा, हमारे पास क्या बचेगा? यहां से 1 बचेगा, यहां R, यहां R स्क्वायर, ठीक है, यहां 1, यहां S, यहां S स्क्वायर, यहां 1 1 1 आने वाला है। क्लियर कट हुआ? चलिए और आगे बढ़ते हैं।
तो यहां में मिलेगा 1/2ab। क्लियर है। अब देखिए पहली रो के तीनों एलिमेंट 1 1 आ रहा है, तो इनको 0 बनाने की कोशिश कीजिए। 0 बनाने से ये क्या होता है कि कैलकुलेशन करना और इजी हो जाता है। तो ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3, मतलब ये पहला C1 कॉलम, ये C2 कॉलम और ये C3 कॉलम। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे इन दो को 0 बनाना है, तो C1 कॉलम में से C3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। इसी प्रकार मुझे इसको 0 बनाना है, तो C2 कॉलम में C3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो C2 - C3 करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं। C1 में C3 घटा रहा हूं तो 1 - 1 0, r - 1, यहां से आएगा r² - 1। क्लियर कट है। C1 - C3 प्रोसेस हो गई। अब C2 - C3 करेंगे तो 1 - 1 0, s - 1 और यहां से आएगा s² - 1 और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा तो 1 1 1। क्लियर कट हुआ। अब देखिए डिटरमिनेंट सोल्व करना इजी हो गया। फर्स्ट रो के अलोंग सोल्व करेंगे तो फर्स्ट रो के अलोंग सोल्व करेंगे 1/2ab। देखिए क्या मिलेगा, फर्स्ट रो के अंदर ये तो 0 0 है तो यही बचेगा एलिमेंट, प्लस माइनस प्लस ये आने वाला है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए u मल्टीप्लाई करेंगे u, क्योंकि ये तो चला जाएगी रो और ये कॉलम चला जाएगा। ठीक है। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, इसको और सोल्व करने से पहले हम एक हल्का सा काम क्या करते हैं, यहां से r - 1 कॉमन आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये तो 0 है, ये r - 1 है, तो r² - 1 क्या होता है, r² - 1 होता है r - 1 इंटू r + 1, है ना। अभी और इजी हो जाएगा ये, तो यहां से r - 1 कॉमन ले लेते हैं, यहां से s - 1 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए डिटरमिनेंट और हल्का हो गया। क्या हो गया, यहां पर हो गया 0, यहां से 1 बचेगा, यहां से r - 1 गया तो r + 1 बचेगा, यहां से 0, यहां से s - 1 गया बाहर, यहां से s - 1 गया तो s + 1 और 1 1 1। अब इसको सोल्व करना इजी हो गया। ठीक है ना। तो क्या आएगा देखिए 1/2ab r - 1 मल्टीप्लाई s - 1। अब यूं सोल्व करेंगे फर्स्ट रो के अलाउंग तो ये रो जाएगी कॉलम, तो यूं मल्टीप्लाई करेंगे तो s + 1 माइनस करेंगे r - 1 तो 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा s - r आएगा। यहां से करेंगे s + 1, यहां से करेंगे -r - 1 तो -1 + 1 कट जाएगा तो s - r बचेगा। यहां से देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर यहां पर मिलने वाला है। तो देखिए ऑप्शन मिलाते हैं तो यहां से हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1/2ab r - 1 s - 1 और s - r। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, 133 में मूव करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 133 कैसे इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। Two candidates attempt the problem x² + px + q is equal to 0. One started with a wrong value of p and got the roots -1 and 9. ठीक है, दो कैंडिडेट हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और रूट्स निकालते हैं। पहला कैंडिडेट ने रूट्स निकाले -1 और -9 और p की वैल्यू गलत इस्तेमाल कर दी, ये कहना चाह रहा है। Whereas the second other started the incorrect value of q, दूसरे ने q की वैल्यू गलत ली और रूट्स उसने निकाले 2 और 8। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट रूट्स, करेक्ट रूट बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान समझिए कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है x² + px + q इज इक्वल टू 0। एक्चुअली हमें करना है क्या, हमें p और q की करेक्ट वैल्यू पता करना है। जैसे ही हमने p और q करेक्ट वैल्यू निकाली तो करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वहां से करेक्ट रूट्स हमें मिल जाएंगे। करेक्ट है। चलिए तो पहला केस स्टडी कर रहे हैं। पहले व्यक्ति ने क्या काम किया, पहले व्यक्ति ने p की वैल्यू गलत ली है और रूट्स क्या निकाले हैं, -1 निकाले हैं और -9 निकाले। p की वैल्यू गलत आ रही है, तो एक बात बताइए, जब सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं -b/a, तो कहीं ना कहीं b की वैल्यू यहां पर p का सम ऑफ रूट्स के इस्तेमाल करेंगे तभी p हमें करेक्ट मिलने वाला, p हमें वैल्यू मिलेगी। लेकिन p तो करेक्ट है, p तो इनकरेक्ट है, सॉरी p क्या है, गलत है, p की वैल्यू गलत आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो रूट्स है हमारे पास, ये q की वैल्यू निकालने में हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि p तो गलत आ रहा है ना, तो लेकिन इन रूट्स की हेल्प से q निकाल लेंगे। अब q कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा वो होता है c/a, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, रूट्स -1
मल्टीप्लाई -9, c की वैल्यू क्यू है अपॉन में 1, तो यहां से क्यू की वैल्यू हो जाएगी -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो कहीं ना कहीं क्यू की वैल्यू हमें मिल गई, क्योंकि P तो गलत आ रहा है तो लेकिन क्यू तो सही निकल सकता है, किससे? इन रूट्स की हेल्प से। अब मैं सेकंड केस डिस्कस कर रहा हूं, तो सेकंड केस में क्यू की वैल्यू गलत आ रही है ना। तो रूट्स क्या आ रहे हैं, देखिए रूट्स आ रहे हैं 2 और 8, 2 and 8 आ रहे हैं ना। अब ये यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे c अपॉन a, तो यहां से तो भैया क्यू की वैल्यू गलत निकलेगी, लेकिन यहां से सम ऑफ रूट्स की हेल्प से p की वैल्यू करेक्ट निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखिए, यहां से p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा दैट्स इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अब 2 जमा में 8 करेंगे और माइनस का b की वैल्यू यहाँ पर p हो जाएगी, अपॉन में a की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएंगे 10 माइनस p, तो p की वैल्यू हो जाएगी -10। कहने का मतलब है पहले कंडीशन से तो p की वैल्यू गलत है तो सम ऑफ रूट्स नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्यों? ताकि क्यू निकल जाए। अब दूसरी कंडीशन में क्यू की वैल्यू गलत है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सम ऑफ रूट्स, ताकि p की करेक्ट वैल्यू मालूम है। मतलब दोनों ही केस से, एक से p निकल जाएगा, एक से q निकल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। यहां पे कंडीशन रख देते हैं x², p की वैल्यू कितनी है? -10x, और q की वैल्यू हमारे पास है 9 दैट्स इक्वल टू 0। देखिए क्या मिलता है ना। सॉल्यूशन फैक्टर बनाएंगे, x -9 बनेगा और एक बनेगा x -1। सिंपल सा है, कोई बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं इसमें, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहां से एक वैल्यू तो आएगी आपकी 9 और एक वैल्यू आएगी 1, एक आएगी 1 और एक आएगी 9। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 9। क्लियर हुआ? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 के अंदर। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 134, फटाफट से देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है और फिर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 134, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू R प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। R प्लस मतलब रियल नंबर्स तो लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं। आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ओके, एपी में दिए हुए ए बी सी आपस में एपी बनाते हैं। देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है और आपसे जानना चाह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो इमेजिनरी है। फॉर व्हाट, किस कंडीशंस के लिए इमेजिनरी है, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो पहले एक बात तो क्वेश्चन नंबर 134 में आपको एक बात क्लियर करनी है कि ए बी और सी क्या बनाते हैं भैया, एपी बनाते हैं। और एपी बनाते हैं तो इसका मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा, और इसका मतलब a प्लस सी बाई 2 क्या होगा, b होगा। इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं, सिंपल सा 10th क्लास वाली बात है ना। अब देखिए यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दी हुई है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। और इसमें देखिए ऑप्शन देखिए पहले सारे ऑप्शन में c बाई ए, c बाई ए, c बाई ए, तो हम भी कुछ ऐसी फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें c बाई ए हमें मिल जाए। और कंडीशन क्या इस्तेमाल करनी है, रूट्स इमेजिनरी हैं, ठीक है ना। अब इमेजिनरी के लिए कंडीशन क्या होती है आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, यानी कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। क्या होता है, b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, a b c की कंडीशन का यूज करना है। तो b की वैल्यू कहां से लाएंगे, यहां से लाएंगे, a प्लस सी बाई 2। तो यहां रख दीजिए ना, a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल कैलकुलेशन करनी है और आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो यहां से हमें मिलेगा a² प्लस c² प्लस 2ac और डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, आप देखिए और एलसीएम आगे एलसीएम देंगे, कैलकुलेशन सिंपल होती चली जाएगी। a² प्लस c² प्लस में 2ac माइनस के 16ac डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 0। क्लियर है। अब ये 4 कहां जाएगा, राइट साइड में 0 में चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, a² प्लस c² माइनस का 14ac लेस देन 0। अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि c बाई ए वाले सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं। तुम c बाई ए फॉर्मेट बनाने के लिए यहां से c बाई ए फॉर्मेट चाहिए। तो पूरी इक्वेशन, पूरी इनइक्वालिटी को, है ना, इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, लेस देन वाला इनइक्वालिटी इस्तेमाल हो रही है। तो पूरी इनइक्वालिटी को a² से डिवाइड कर देते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे, और क्यों, देखिए हमने पहले बोला था कि ए बी सी कैसे नंबर है, ये सारे के सारे कैसे नंबर है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी होल स्क्वायर करने जा रहे हैं।
तो ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 14c बाई ए लेस देन 0 को करेंगे ए स्क्वायर से तो 0, तो मतलब पूरी को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब कुछ इसका कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बना लेंगे, अरेंजमेंट करते हैं, देखिए कैसे। c बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे माइनस 14c बाई ए और प्लस में 1 करेंगे और लेस देन 0। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, कंप्लीटिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग होल स्क्वायर लगाने जा रहा हूँ। और आप 10th क्लास में अच्छे से जानते होंगे वो कैसे बनाया जाता है। इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। आप कुछ इस पर इसको ना एक तरह इमेजिन, आप इसको एक्स की फॉर्मेट में इमेजिन करो कुछ देर के लिए। जैसे हम ऐसे नहीं करते थे, याद कीजिए ऐसे करते थे। ये कुछ इस प्रकार से शक्ल बन रही है, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको कि ये शक्ल ऐसी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस, मतलब x की जगह पर मैं c बाई ए कुछ ऐसा मान के चलो आप, है ना, जैसे हम 10th क्लास में बच्चों को समझाते हैं। तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी है। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 ऑलरेडी है। अब क्या करते हैं, इस x वाले कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं और हाफ का होल स्क्वायर घटाते भी हैं और जोड़ते भी, वही मैं करने वाला हूं। तो माइनस 14 का हाफ करेंगे तो माइनस 7 का स्क्वायर करते तो 49 घटा देंगे, 49 जोड़ देंगे, आपका कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं वहां बनाने जा रहा हूं। तो c बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 14c बाई ए, क्लियर है। अब मैं 49 जोड़ने जा रहा हूं और 49 मैंने जोड़ दिया और 49 मैंने घटा दिया। कहानी समझ में आ गई होगी आपको, लेस देन 0, ठीक है ना। 49 जोड़ा, 49 घटाया, प्लस 48 तो हमारा, सॉरी प्लस 1 तो हमारा पहले से ही है, प्लस 1 तो हमारा पहले से ही। यहां पर क्या बनेगा देखिए, c बाई ए का होल, c बाई ए, और इन तीनों को 1 2 3 इन तीनों को अगर मिला दे तो देखिए क्या बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने जा रहा है। ये लीजिएगा c बाई ए माइनस 7 का होल स्क्वायर, इन तीनों टर्म से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो एग्जैक्टली ये आने वाला है। और यहां से बनेगा माइनस का 48 लेस देन 0। कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, c बाई ए माइनस 7 का होल स्क्वायर और उसको उधर ले जाऊंगा लेस देन 48। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने वाला हूं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा देखिए, c बाई ए माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट लेस देन अंडर रूट 48। अब एक 11th क्लास 12th क्लास में थोड़ा बताता हूं, मॉडुलस x का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। ये मैंने बहुत से वीडियो में बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत से टीचर्स नहीं जानते हैं कि मॉडुलस x का बेसिक मीनिंग क्या होता है। मॉडुलस x का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो वैल्यू देता है मॉडुलस x, वही वैल्यू ये देता है, आप चाहे तो चेक करके देख लीजिएगा। प्लस 4 मॉडुलस 4 की वैल्यू 4 आती है, मॉडुलस माइनस 4 की वैल्यू 4 आती है। इसी प्रकार इस पर अगर आप 4 रखेंगे x की जगह पर और माइनस 4 रखेंगे तो दोनों सेम वैल्यू आएगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही चीज होती है, इसका मीनिंग ये होता है। अब देखिए मैंने स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगाया है तो ये क्या बनेगा, मॉडुलस बनेगा, मॉडुलस c बाई ए माइनस 7। ये बातें बहुत कम देखने को मिलेगी यहाँ, ये ऐसा यूट्यूब चैनल अपना जिस पर ये सारा बेसिक समझाया जाता है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसी बातें देखने के लिए। लेस देन ये क्या, रूट 48 क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 3 48 होता है, तो 4 रूट 3 आएगा, तो लेस देन 4 रूट 3। उम्मीद करता हूं आपको सारा बेस सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्या इसका ऑप्शन रहने वाला है, तो c बाई ए माइनस 7 लेस देन 4 रूट 3, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 में। क्लियर है, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 135। ये रिकरेंस रिलेशंस का क्वेश्चन है, हालांकि अब ये सिलेबस में चीजें नहीं रही है रिकरेंस रिलेशन वाली चीजें, इससे यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है ना। इक्का दुक्के ही क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के रिकरेंस रिलेशन के। एक आया हुआ है तो करा देता हूं, अदरवाइज इसकी फिर से आने की संभावना बहुत कम है ना। इक्के दुक्के ही क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। एक रिकरेंस रिलेशन आपको दिया हुआ है, ए आर 135 क्वेश्चन कर रहे हैं, 135 नंबर, ए आर माइनस 5 ए आर माइनस 1 प्लस 6 ए आर माइनस 2, ठीक है, दैट्स इक्वल टू 4 टू द पावर आर कोमा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये एक रिकरेंस रिलेशन दिया और आपसे जनरल सॉल्यूशन जानना चाह रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन 2-3 प्रकार से होते हैं। एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन
और एक कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम देखिए कैसे जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं वो उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर दो चीजों को फोकस करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जहां से कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे और फिर जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बनाएंगे, वो कैसे बनाते हैं वो आप सीख लीजिएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड के ऊपर नहीं देखना है, राइट हैंड साइड को नहीं देखना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं r टू द पावर 3 टू द पावर r 2 द पावर r या r स्क्वायर 3 की पावर r स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई जाती है, उस चीज को आपको समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है ना, ठीक है। अब देखिए यहां से ए आर, फिर उसमें एक सफिक्स में r-1 हो रहा है, फिर r-2, मतलब धीरे धीरे वैल्यू घटती आ रही है r की, r फिर r-1 फिर r-2। हम भी क्या करेंगे x की पावर 2 फिर x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म, कुछ इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा x स्क्वायर, 5 कोएफिशिएंट का काम करेगा 5, यहां से बन जाएगा एक पावर कम हो गई x प्लस में 6, फिर एक x की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं और यहाँ से रूट्स बनाना बहुत आसान है। तो आप देखेंगे यहाँ से रूट्स x माइनस फैक्टर क्या बनेंगे, x-2 और x-3 बनेंगे भैया। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी 2 और 3, तो r1 की वैल्यू 2 हो गई और r2 की वैल्यू 3। ये हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ r है तो r1 r2 हमने नाम दे दिया। तो यहां से सॉल्यूशन जो मेरा बनने वाला है, जो मेरा जनरल सॉल्यूशन बनेगा, जो मैं जनरल सॉल्यूशन यहां से बनाने जा रहा हूं वो देखिएगा, ये बनेगा मेरा a1, देखिए यहां से r1 की वैल्यू क्या आई है, r1 की वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो 2 की पावर r प्लस में 3 की पावर r, ठीक है। अब देखिए राइट साइड के इसका भी इस्तेमाल मैं करने वाला हूं, ये मेरा हो जाएगा प्लस 4 टू द पावर r प्लस 4 टू द पावर r c, और प्लस में चलो मैं c यहाँ पर मैं a1 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं a2 इस्तेमाल करना भूल गया, कोई बात नहीं, a1 a2 3 टू द पावर r, यहाँ पर मैं a3 ले लेता हूँ और प्लस में a4 ले लेता हूँ। तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन बनकर आएगा। अब यहाँ से करना क्या है, अब देखिए आप ऑप्शन देखिए स्क्रीन पर, a1 टू द पावर r प्लस a2 3 द पावर r, ये ऑप्शन बी और सी में मैच कर रहे होंगे, करेक्ट मैच कर रहे हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो गलत हो गया यहाँ से। अब कहीं ना कहीं ऑप्शन बी और सी में से एक होने वाला है ना। और देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, यस ऑप्शन बी और सी में से एक होने वाला है। कहने का मतलब अब हमें a3 और a4 की वैल्यू पर फोकस करना है, हमारा काम होने वाला है। अब वो कैसे करने वाला है, देखिए ये हमारा जनरल सॉल्यूशन बनकर आया है, a1 टू द पावर r, ये r1 r2 की हमने इस्तेमाल किया है, a2 3 टू द पावर r प्लस a4 टू द पावर r। यहाँ पर मैंने इसको नॉन होमोजेनियस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके 4 टू द पावर r a3 प्लस a4 कर लिया है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर a4 और a3 की वैल्यू पता करना है, ठीक है। अब वो कैसे पता करते हैं वो देखिएगा। कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर जो मेरा ए आर है ना, ए आर की वैल्यू मैं यहां से निकालने वाला हूं। ए आर को मैं लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं इधर ले जाने वाला हूं, नॉन होमोजेनियस फॉर्म बनाऊंगा, 5ar-1 माइनस 6ar-2 प्लस 4 टू द पावर r, ये मेरा दिया हुआ यहाँ पर। ये मेरा ए आर में जब कहीं इस्तेमाल करना होगा तो मैं इसकी वैल्यू को इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहां से मैंने ए आर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब मैं कुछ काम, इसको एक पर्टिकुलर नाम दे देता हूं मैं, यहां पर इसको क्या नाम देता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया, चलिए मैं इसको ए आर नाम दे देता हूं। यहां पर मैंने इसको ए आर नाम दे दिया, क्या, 4 टू द पावर r a3 प्लस में a4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया ए आर। ये ए आर तो हमारा गिवन है, गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको मैंने ए आर नाम दे दिया। अब मेरी काम क्या है, यहाँ पर a3 और a4 को फाइंड आउट करना। अब वो कैसे करना है, देखिए 4 टू द पावर r a3 प्लस में a4 दैट्स इक्वल टू ए आर। ये वाला ए आर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर है। अच्छा जी, 4 टू द पावर r a3 प्लस a4 ए आर। अब मैं ए आर की वैल्यू कहां से लाऊंगा, देखिए ये मेरे पास गिवन है यहाँ से, तो मैं यहाँ से इस्तेमाल करूंगा इसको। तो 5ar-1 माइनस 6ar-2 प्लस 4 टू द पावर r, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 टू द पावर r a3 प्लस a4 दैट्स इक्वल टू 5। अब मुझे ar-1 की वैल्यू चाहिए, ar-1 की वैल्यू चाहिए। अब मैं ये कहां से निकालूंगा, मैं इसका यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं। जब ar आ रहा है तो यहाँ 4 टू द पावर r आ रहा है, तो ar-1 आएगा तो यहाँ 4 टू द पावर r-1 आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 4 टू द पावर r-1 a3 प्लस
A4। अगर ये इस प्रकार का रिकरेंस रिलेशन आपने बेसिक कभी पढ़ा हुआ नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर परेशान करेगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन एक या दो ही आते हैं, रिपीट होने की संभावना बहुत कम होती है। एक बार इसको हल्का फुल्का समझ लीजिए, 2 से 3 बार आप वीडियो को देखोगे ना तब जाके ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और रिकरेंस का बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर AR-1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ, क्लियर हुआ। -6 AR-2 की वैल्यू मैं यहाँ से लूंगा 4 टू द पावर R-2, ठीक है। और यहाँ मेरा बन जाएगा A3 प्लस में A4, क्लियर है। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया। प्लस में 4 टू द पावर R मेरा हो गया। तो यहां से अब मैं क्या करने वाला हूं, A3 और A4 इस इक्वेशन से कंपेयर करके लेफ्ट साइड राइट साइड से मैं A4 और A3 निकालने वाला हूं। उसके लिए मैं अब यहां पर ऊपर आ जाता हूं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है ना। ये इक्वेशन इसको हमें याद रखना है, इसको मैं नंबर 1 नाम दे देता हूं क्योंकि यहीं पर A3 A4 की वैल्यू रख के हमें ये सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। यहां से मुझे मिल रहा है 4 टू द पावर R A3 प्लस A4, ठीक है। इस सारे को मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, ब्रैकेट को खोल भी रहा हूं, लेफ्ट साइड में उठा के ला रहा हूं। 5 को इससे करने वाला हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 4 इंटू R की पावर -1 A3 -5 A4, ठीक है। ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होके लेफ्ट साइड में आ गई। अब इधर से करते हैं, 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 4 टू द पावर R-3 A3 माइनस के 4 A4 उधर आके प्लस के हो जाएंगे, प्लस 6 A4 और -4 टू द पावर R दैट्स इक्वल टू 0। यहां पर पहुंच गए हैं, ठीक है। चलिए अब A3 और A4 निकालते हैं और काम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हमें मिलने वाला है, इनका मिटा देते हैं, अब इनकी आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए एक काम करते हैं, यहां पर देखिए मैक्सिमम जो R की पावर R4 की पावर R-2 आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, 4 दूनी 16 होते हैं, तो 4 की पावर 2 मैंने कर दिया, तो 4 की पावर R-2 मैंने यहां पर कर दिया। देखिए समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया है, 4 की पावर 2 नीचे किया, 4 की पावर 2 ऊपर किया, हिसाब बराबर, बिल्कुल बराबर। क्या बन गया, 16 ये बन गया और ये बन गया R की पावर 4 की पावर R-2, क्लियर है। चलिए इधर आते हैं, प्लस में A4 हो जाएगा। यहां से देखिए फिर वही काम करने वाला हूं, 4 ऊपर करूंगा 4 नीचे करूंगा, तो यहां से बन जाएगा 5 चौके 20 होते हैं और 4 की पावर R-2 होता है और A3 हो गया, -4 5 A4 ऐसे ही रहेगा। इसी प्रकार देखिए ये बन जाएगा 6 4 टू द पावर R-2 A3, ठीक है। यहां से बन जाएगा प्लस 6 A4 और -4 टू द पावर R-2 और मल्टीप्लाई में 16 कर देता हूं, मतलब कि 4 की पावर 2 ऊपर 4 की पावर 2 नीचे। 4 की पावर R-2 A3, 4 की पावर R-2 A3, 4 की पावर R-2 A3 कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम इनको कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, देखिए 4 टू द पावर R-2 A3 कॉमन हम ले लेंगे, तो यहां से 16 आएंगे, ठीक है। यहां से माइनस के 20 आएंगे, यहां से प्लस के 6 आएंगे, क्लियर है। अब जो बाकी बच जाता है उनको रख लेते हैं। एक हमारे पास यहां पर है -4 टू द पावर R-2, क्लियर है, 4 टू द पावर R-2 और इनटू में 16 है, एक ये बचा हुआ है। और साथ A4 को देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। एक तो यहां से A4 यहां से आ रहा है 6 और एक 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो प्लस के 2 A4 हमारे पास बच रहे हैं यहाँ पर, क्लियर कट है। चलिए अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो यहां पर मेरे पास आएगा 4 की पावर R-2 A3, यहां से 16 और 6 22 होते हैं, 22 में से 20 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, तो यहां पर मेरे पास आएगा 2A3, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 2A3, ये लीजिए, ठीक है ना। और यहां से माइनस के 16 4 टू द पावर R-2 प्लस में 2A4 इज इक्वल टू 0। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखिए 4 की पावर R-2 फिर से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से, है ना, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 4 की पावर R-2, तो यहां से बचेगा 2A3, ठीक है। और माइनस के 16 आएंगे यहां से, और यहां पर अपने पास है प्लस 2A4 इज इक्वल टू 0, क्लियर हुआ। अब देखिए कंपेयर करने जा रहा है, राइट साइड में 0 है, तो 0 हम 0 को साथ में ले सकते हैं A4, है ना, 0 को साथ A4 ले सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 0 ही रहने वाला है। और प्लस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस में यहाँ पर मुझे ध्यान से देखिएगा, 4 की पावर R-2 है, तो मैं 0 मल्टीप्लाई करके 4 की पावर R-2 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ।
अब क्योंकि आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब आर की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। जब आर की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो 4 की पावर आर माइनस 2 क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा हमेशा। अगर 2 हुआ तो कितना आएगा, 4 की पावर 0 1, और 2 से बड़ा हुआ तो फिर वो 1 से बड़ा आने वाला है आंसर। तो इसका मतलब हम यहां से जब कंपेयर करेंगे तो देखिए कंपेयर करने जा रहे हैं, यूं कंपेयर करेंगे तो 4 की पावर आर माइनस 2, इधर से ये 0, तो 4 की पावर आर माइनस 2 0 तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है आपका, ये वाला नंबर है 2a3 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आने वाला है। और यहां से कांस्टेंट को कांस्टेंट से करेंगे तो हमारे पास a4 कितना आने वाला है, a4 मेरा यहां से 0 मुझे मिलेगा। क्लियर है? तो यहां से a3 की वैल्यू कितनी आएगी, मेरी a3 की वैल्यू 8 आएगी और a4 की वैल्यू मेरे पास 0 ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो हम यहां से एक बात क्लियर कट लगा सकते हैं कि यहां पर a3 की वैल्यू और a4 की वैल्यू जब रखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा वो यहां पर रख लेते हैं, a12 की पावर r प्लस a23 की पावर r, ठीक है, और प्लस में a3 की वैल्यू 8 आई है हमारी, तो 8 इंटू 4 की पावर r प्लस a4 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ से a4। अच्छा एक काम करते हैं, तो यहाँ पे इसको 0 ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 0 0 रहेगा। तो यहाँ से कांस्टेंट जो टर्म है वो कांस्टेंट के साथ कंपेयर होगी, तो a4 हमारे पास 0 ही मिलेगा यहाँ से, है ना, इस प्रकार से a4 आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए ये 0 a4 की वैल्यू 0 है वो हटा देते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, 8 इंटू 4 की पावर r। तो देखिए a12 की पावर r, सी ऑप्शन देखिएगा, प्लस a23 की पावर r प्लस 8 इंटू 4 की पावर r, a1 a2 r आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था रिकरेंस रिलेशंस का, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम देखे जाते हैं और ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो शायद सिलेबस से भी ये हट चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 136। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 136, कह रहा है कि अमंग एनी ग्रुप ऑफ 11 इंटीजर्स द नंबर ऑफ इंटीजर्स विद द सेम रिमाइंडर व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 0। 11 इंटीजर्स का ग्रुप आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि नंबर ऑफ इंटीजर, ऐसे कितने इंटीजर हैं जो सेम रिमाइंडर देते हैं जब 10 से डिवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं, 11 है, टोटल 11 दिया हुआ है। अब देखिए आपने एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 10th क्लास में पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है। क्लियर कट है। अब ये b यहां से डिवाइड करता है a को, हम ये भी कह सकते हैं a इज डिविजिबल बाय b, ऐसे भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि b डिवाइड से, अब यहां पे डिवाइड कौन कर रहा है, 10, तो इसका मतलब यहां पर b की वैल्यू 10 रहने वाली है दोस्तों। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 10 क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 10, ये रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो r की वैल्यू है वो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 करते करते अप टू 9 तक हो सकती है, कहने का मतलब। तो r की वैल्यू 10 वैल्यू आएगी हमारे पास, है ना, 0 से लेकर 9 तक, तो टोटल r की वैल्यू 10 आने वाली है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11 इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं, इनमें से ऐसे कितने इंटीजर हैं जो कि सेम रिमाइंडर देते हैं। तो आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, जब 11 में से हम बात करें, अगर 11 के 11 डिफरेंट होते हैं, अगर 11 इंटीजर्स, ये सारा देखिए केस को समझिए, अगर सारे 11 के 11 डिफरेंट है तो रिमाइंडर देखिए 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा। तो इन 11 में से अगर 11 के 11 डिफरेंट है तो 10 के बाद इन 11 में से किन्हीं 10 के बाद जो 11वां इंटीजर होगा वो सेम रिमाइंडर रिपीट करेगा। समझिए इस बात को, टोटल 11 इंटीजर्स हैं, उनमें से उन सभी को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो अगर वो 11 के 11 डिफरेंट हुए, 11 के 11 डिफरेंट हुए, तो हर एक 10 के बाद कोई भी 10 इंटीजर लेंगे, उन 10 के बाद जो 11वां इंटीजर होगा वो सेम रिमाइंडर देगा। और इनमें से कोई 11 में से कोई 2 डिफरेंट, 2 सेम हो या 3 सेम हो या 4 सेम हुए, तो वो सेम रिमाइंडर देने ही देने हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब हर एक 11वां इंटीजर जो होगा वो रिपीट करेगा रिमाइंडर को। तो एटलीस्ट 2 ना, एटलीस्ट 2 तो ऐसे इंटीजर होंगे ही होंगे, इन 11 में से एटलीस्ट 2
कम से कम 2 ऐसे होंगे जो सेम रिमाइंडर देंगे, 2 से ज्यादा भी दे सकते हैं अगर वो नंबर सेम हुए तो, ठीक है ना। तो क्योंकि टोटल 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी ये है, तो इसका मतलब जो 11 इंटीजर्स हैं उनमें से कम 2 ऐसे हैं जो सेम रिमाइंडर रिपीट करेंगे। तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 आपके सामने स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन 10th लेवल का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे करते हैं। द एंड ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको, एक सिंपल सा एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको। पैरेललोग्राम बना लेते हैं ना, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल वो भी आपको दिया हुआ है। देखिए एक डायगोनल आपको दिया हुआ है 6 -2, इसको यहां मत लिखना, बता रहा हूं, सॉरी, -6,2 है, -6,2। अगले को यहां मत लिखना है क्योंकि डायगोनल के एंड पॉइंट है ना, तो ये एक एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट वहां मिलेगा 2, -4। और ये वाला जो डायगोनल है इसका 1 पॉइंट आपको दिया हुआ है 5,2, ठीक है। और दूसरा एंड पॉइंट आपको निकालना है, इसको हम मान लेते हैं A, B। तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये D हो गया। अब पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि मिड पॉइंट सेम होते हैं डायगोनल्स के। कहने का मतलब ये जो मिड पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट BD का भी काम करेगा तो मतलब दोनों के मिड पॉइंट क्या रहेंगे भैया, सेम रहेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ AC है ना, कहने का मतलब रिजल्ट क्या यहां पर लगने पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट है ना, ये पॉइंट है यहां पर, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2 y2 y1 + y2 तो मतलब a + 5/2 a + 5/2 -6 + 2 के बराबर आएगा। तो a + 5/2 बराबर आएगा -4/2, 2 से 2 कट जाएगा तो a की वैल्यू आएगी -9, क्योंकि 5 को उधर ले जाएंगे। क्लियर है। इसी प्रकार ये वाला b + 2 y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, अभी x कोऑर्डिनेट लिया था, वो किसके बराबर आने वाला है, दैट्स इक्वल टू 2 + -4/2, 2 से 2 कट जाएगा तो b + 2 इज इक्वल टू -2 और ये आएगी आपकी वैल्यू -4, -9 -4। तो इसका मतलब देखते हैं ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, -9 -4, ऑप्शन डी बिल्कुल मैच कर रहा है ना। a की वैल्यू आई -9, b की वैल्यू -4, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 आपके सामने स्क्रीन पर है। ये एक रिजल्ट है, इसको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। मैंने बोला था कई बार डेफिनेशन रिजल्ट भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, द टू प्रूव एनीथिंग विद द पाइगन होल प्रिंसिपल वी मस्ट हैव। भैया पाइगन होल प्रिंसिपल के लिए जो डेफिनेशन होती है, स्टेटमेंट होती है, वही पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू प्रूव एनीथिंग विद द पाइगन होल प्रिंसिपल वी मस्ट हैव मोर पाइगन्स देन होल्स। तो सी ऑप्शन इज द राइट। ये स्टेटमेंट है, इसको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ये रिजल्ट होता है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मोर पाइगन्स देन होल्स ये रिजल्ट होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 139 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 ये प्रोबेबिलिटी का है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर आ रहा है। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए है ना, कोई ज्यादा बड़े कैलकुलेशन इसमें भी नहीं होगी, सिंपल थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाउ मेनी कार्ड मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम ए स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड श्योरली गेट 2 कार्ड्स ऑफ सेम शूट। मान लो 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी, उसमें से ऐसे कितनी मिनिमम श्योरली गेट मतलब डिफरेंट शूट आए तो ऐसी मिनिमम कितनी कार्ड्स निकाली जाए। देखो लिखा जा रहा है हाउ मेनी कार्ड्स मस्ट बी पिक्ड फ्रॉम ए स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड श्योरली गेट 2 कार्ड्स ऑफ सेम शूट। पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए, आप थोड़ा खेल समझिए क्या होता है। 52 ताश के पत्ते होते हैं, एक गड्डी में 52 एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उसमें 13-13 के शूट बने होते हैं ना, 13-13 के 4 शूट बने होते हैं। इस कहानी को आप समझिए थोड़ा, ठीक है। एक होता है डायमंड का होता है, एक होता है हर्ट का जिसको हम पान कहते हैं, एक होता है क्लब का जिसको हम चिड़ी कहते हैं, और एक होता है स्पेड का ना। ये रेड कलर के होते हैं, किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और ये दोनों किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। टोटल 52 पत्ते होते हैं। आ रही बात समझ में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है एक 52 ताश की गड्डी में से कितने पत्ते निकाले जाएं कि वो डिफरेंट शूट के आए। इनको शूट बोलते हैं, 4 शूट होती है, ठीक है, 4 शूट होती है।
मतलब 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो कह रहा है कि कितने पत्ते इस बाउंड्री गड्डी में कितने पत्ते निकाले जाएं, बाहर निकाले जाए, पिक किए जाएं कि 2 एटलीस्ट 2, देखिए लिखा है सेम शूट गेट्स टू कार्ड ऑफ सेम शूट, मतलब उनमें से 2 कार्ड सेम रहे। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए श्योरली कह रहा है, मतलब श्योरली हमें 2 शूट के ही मिलने चाहिए। कहने का मतलब मैंने एक पत्ता निकाला, मान लेते एक पत्ता डायमंड का आया, दूसरे पत्ता डायमंड का आए ये जरूरी तो नहीं है, दूसरा पत्ता हर्ट का भी आ सकता है, ठीक है, दूसरा पत्ता क्लब का भी आ सकता है, दूसरा पत्ता स्पेड का भी आ सकता है। तो 2 पत्ते सेम ना आए, इनकी 4 प्रकार से हो सकता है। कैसे 4 अलग, जैसे एक पत्ता डायमंड का जाए, एक हर्ट का जाए, एक क्लब का जाए, एक स्पेड का जाए। तो कहने का मतलब श्योरली 2 पत्ते सेम शूट के हों, इसके लिए आपको श्योर होने के लिए 5 पत्ते निकालने पड़ेंगे। क्यों, देखिए समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए 4 पत्ते आपने निकाले, वो चारों डिफरेंट हुए, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो सेम शूट तो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपने 5वां पत्ता निकाला, वो 100% इन 4 में से कोई एक होगा, बिल्कुल होगा। जैसे मान लिया आपने पहला पत्ता निकाला डायमंड का निकला, दूसरा निकला हर्ट का, तीसरा निकला क्लब का, चौथा निकला स्पेड का। तो जब 5वां पत्ता निकालने जाएंगे तो इन 4 में से तो कोई एक आएगा। तो श्योर होने के लिए हमें मिनिमम 5 पत्ते निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने 2 पत्ते निकाले या 3 पत्ते निकाले तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सेम शूट के होंगे, वो दोनों या 3 पत्ते डिफरेंट भी हो सकते हैं। श्योर होने के लिए 5 निकालने पड़ेंगे आपको। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 में आते हैं। ये DSSC में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन HTET एग्जाम में आया हुआ है। तो आप कई बार, मैं देखिए यहां से एक बात बताना चाहता हूं, आप DSSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये ना सोचे कि हमें सिर्फ DSSC के क्वेश्चन नहीं देखने हैं। आप क्वेश्चन के लेवल को ना देखें कि ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, KVS में आया है, NVS में आया है, UP में आया है। आपको कॉन्सेप्ट और चैप्टर पे फोकस करना है, क्वेश्चन का लेवल ना देखे। अब ये क्वेश्चन DSSC में आया हुआ है, HTET में भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो ये वहीं से रिपीट हुआ है। तो आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखें, उसके लेवल को ना देखें, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी रैशनल टर्म्स बनेगी। क्वेश्चन क्या है, 5 टू द पावर 1/3 प्लस 2 द पावर 1/7 होल पावर 21। अब इसमें कितनी रैशनल टर्म बनने जा रही है ये आपसे जानना चाह रहा है, ठीक है, कितनी रैशनल टर्म बनेगी। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन कैसे बनता हूं, मतलब रैशनल टर्म, इसमें टर्म तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन हमें क्या जानना चाह रहा है कि रैशनल टर्म जानना चाह रहा है। तो इसका सीधा सा जनरल टर्म पे फोकस करते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1, ये होता है NCR, ठीक है, A की पावर N-R B की पावर R, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला आता है। N यहाँ पर 21 है, A यहाँ पर 5 की पावर 1/3 है, B यहाँ पर 2 की पावर 1/7, ठीक है, ये सारा बेसिक मैंने कोर्स में आपको समझाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर TR+1 निकालूंगा तो N की वैल्यू 21 CR, A की वैल्यू 5 की पावर 1/3 है, तो ये हो जाएगा 21 माइनस R 1/3 अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 की पावर R/7 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 की पावर 1/7 की पावर R करेंगे R/7। अब यहां से हमें रैशनल टर्म पता करनी है। क्या पता करनी है, ध्यान से समझिएगा रैशनल टर्म, यहीं पर थोड़ा सारा खेल होने वाला है। R की वैल्यू क्या क्या हो सकता है ये पता लगाओ। R की वैल्यू भैया 21 से बड़ी, N से बड़ा, R है ना छोटा होता है, लेस देन इक्वल, R क्या होता है, लेस देन इक्वल टू N होता है, ये ऐसे होता है R, 0 लेस देन इक्वल टू R, लेस देन, मतलब R की वैल्यू 0 हो सकती है, R की वैल्यू N हो सकती है, 0 और N के बीच में होती है, क्लियर हुआ। तो R की वैल्यू 21 से बड़ी तो नहीं हो सकती, R की वैल्यू 0 हो सकती है, तो R की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, ऐसे करते करते 21। लेकिन 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 हमें रैशनल टर्म चाहिए। कैसे चाहिए, रैशनल टर्म। तो हम वही R की वैल्यू पिक करेंगे जो हमें रैशनल टर्म दे रही है, सारी R की वैल्यू नहीं लेंगे। अब देखिए 2 की पावर R/7 है, अगर हमने R की वैल्यू 1 ली तो 2 की पावर 1/7 इररेशनल टर्म, R की वैल्यू 1 काम नहीं आई ना, तो R की वैल्यू 3 ले लिया तो 2 की पावर 3/7 फिर से इरेशनल टर्म, हमें चाहिए रैशनल, तो R की वैल्यू 3 काम नहीं आई, तो वो वैल्यू लेंगे R की वैल्यू जो हमें काम आने वाली है। R की वैल्यू 0 काम आ सकती है,
क्योंकि 0/7 एक रैशनल टर्म आएगी। एक अभी आप सोच रहे हो इसको नहीं देख रहे, इसको भी देखूंगा, पहले इसको कर लेता हूं, है ना। r की वैल्यू 0 काम आ सकती है, 1 काम नहीं आएगी, 2 नहीं आएगी, 3 नहीं आएगी, 7 नहीं आएगी, 5 नहीं आएगी, 6 नहीं आएगी, 7 आएगी, क्योंकि 7/7 1 होता है, 2 की पावर 1 रैशनल। ठीक, फिर उसके बाद 14 काम आएगा, फिर उसके बाद 21 काम आएगा। तो इससे तो हमें फोकस मालूम हो गया कि इन 0 से लेकर 21 में से ये 4 काम की है। अब ये चारों को यहां पर चेक करते हैं कि ये इन चारों में से कौन कौन सी यहां पर हमें रैशनल टर्म दे रही है। अब देखिए मैं 0 लूंगा तो यहाँ पे 0 रखने पर 21 बचेगा, 21 को 3 से भाग करूंगा 7, 0 काम का है भैया, रख लो, 0 क्या है, काम का। 7 देखते हैं, 21 में 7 घटाएंगे 14, 14/3 इर्रेशनल, काम का नहीं है, 7 को हटाओ। 14 देखते हैं, 21 में 14 घटाएंगे कितना आएगा, 7, 7/3 काम का नहीं है, इर्रेशनल आएगा, छोड़ो इसको। 21 लेते हैं, 21 - 21 0, 0/3 0, तो ये काम का है। तो मतलब ये r की वैल्यू 0 और 21 हमारे काम आएगा। तो जब r की वैल्यू 0 लेंगे तो tr+1 क्या आएगा, t0+1 t1 आएगा, t1 21, यहां पर 0 आएगा, ठीक है, और 0 यहां पे रखूंगा तो 5 की पावर 7 आएगा, ठीक है, 5 की पावर 7 और 2 की पावर 0/7 कितना होता है, 2 की पावर 0, ये t1 आ गया। अब मैं निकालने जा रहा हूं 21 पर, तो 21 यहाँ रखूंगा तो 22 हो जाएगा, तो मतलब t20 टर्म हमारे रैशनल टर्म आएगी। तो यहां पर रखूंगा 21 C 21, क्योंकि r की वैल्यू 21 है, तो यहाँ 5 की पावर कितना आएगा, देखिए 21 - 21 0, 5 की पावर 0, और यहाँ पर 2 की पावर 21/7 करूंगा 3 आएगा। तो यहां से तो मुझे क्या मिलने वाला, देखिए 2 21 C 0, ये कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है, ये तो होता है 1, 2 की पावर 0 1, तो मतलब ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, और 5 की पावर 7 करता है भैया, तो 5 की पावर 7 का मतलब होता है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, 5 की पावर 3 125 होते हैं, और 5 की पावर 4 625 होते हैं, है ना, 25 25 625, 625 को 125 से गुणा करेंगे तो 25 को 25 से गए, ये तो हो जाएगा 25, फिर 1, और 125 को 6 से करते हैं तो 750, 750 31, तो ये हो जाएगा आपका 7 8 1 2 5, कुछ ऐसा आएगा लगभग, मेरे हिसाब से ये आएगा। ये वैल्यू फिर से वैल्यू 1 हो जाएगी, 5 की पावर 0 1 हो जाएगी, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो हमें इर्रेशनल टर्म रैशनल टर्म्स पूछी है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे ना, तो जोड़ेंगे दोनों, कितना आएगा, प्लस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 1 25 और 8 कितने होते हैं, चलो आंसर देखते हैं एक बार। 7 8 1 1 3, बिल्कुल सही है भैया, मेरा मल्टीप्लाई मेरा बिल्कुल सही है, यहाँ पर 781 33 यही आएगा एग्जैक्टली। देखिए सम पूछा है ना, सम पूछा गया था, तो एक तो पहली रैशनल टर्म ये आएगी और दूसरी रैशनल टर्म ये आएगी, सम पूछा है, टोटल पूछा है, तो हमने जोड़ लिया। 781 33, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 140, और आज का पार्ट 4 यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो पर अच्छे से कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद 3999 में कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।